नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। लगातार हम बात करते हैं निवेश की, और निवेश की जब भी बात की जाती है तो अक्सर आपके जहन में भी प्रॉपर्टी का ख्याल भी कभी ना कभी आया ही होगा। अपना घर, फ्लैट या फिर दुकान। लेकिन क्या बिना किसी प्रॉपर्टी के भी आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। लेकिन कैसे? दरअसल कैसे रियल एस्टेट में आप निवेश कर सकते हैं, जोखिम के साथ कितना इसमें मुनाफा आपको मिल सकता है, या हर साल आपको इसके जरिए मिलेगा अच्छा रिटर्न, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। रियल एस्टेट जो है, हम सभी जानते हैं, मुनाफे का मजबूत आधार है। लेकिन इसमें निवेश करने से पहले कई ऐसे सवाल हैं जिनको जान लेना बेहद जरूरी है। वो सवाल क्या है, सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं। अगर जब हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार हम यही सोचते हैं कैसे इसमें हम निवेश कर सकते हैं, और सबसे पहले सवाल जो आता है वो यही आता है कि रियल एस्टेट जो है इसमें निवेश के लिए अभी जो समय चल रहा है, क्या ये सही है? आप भी अक्सर इस बात पे गौर करते होंगे कि जिस तरीके का अभी समय चल रहा है, क्या हम अभी इसमें निवेश करें या ना करें। जिस तरीके से बाजार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें क्या स्थिति जो है वो बनते नजर आए। पहला सवाल यही कि रियल एस्टेट में निवेश जो है, क्या उसके लिए अभी सही समय है या नहीं? जी हाँ, ये तो पहला सवाल हुआ। इसके साथ साथ एक और सवाल जो आता है वो है कि रियल एस्टेट में निवेश के क्या विकल्प हैं। अगर आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपके पास विकल्प क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, और साथ ही साथ ये कितना सुरक्षित और लाभकारी है। सब चाहते हैं इसमें निवेश करना, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, और क्या इसमें हमें सिर्फ लाभ ही मिलेगा? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार हमारे सामने आते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब जो हैं आपको हम देंगे। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि जब हम निवेश की बात करते हैं तो रियल एस्टेट जो है, इसमें निवेश के 4 मुख्य विकल्प हमारे सामने हैं। क्या क्या वो विकल्प हैं, आइए उन पर हम नजर डालते हैं जल्दी से। जब हम 4 विकल्प की बात करते हैं, पहला है भूमि यानी लैंड, जिसमें हम जो खाली भूमि है या कृषि योग्य भूमि है इसमें निवेश कर सकते हैं, जिसके जरिए हमें लगता है हमें अच्छा मुनाफा होगा। दूसरा, हमारी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं उसमें निवेश, जिसमें अपार्टमेंट, विला और इंडिपेंडेंट हाउस और फ्लैट्स जो हैं, ये तमाम इसमें शामिल होते हैं, जिसमें हम निवेश की अक्सर सोचते हैं। इसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, इसमें ऑफिस, बिल्डिंग, दुकान और शोरूम है, और साथ ही साथ वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है वो इसमें शामिल रहती है। इसके अलावा जो कि महत्वपूर्ण है, जब हम रिट्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक स्टॉक की तरह होता है, और इसमें आप बिना किसी संपत्ति के रियल एस्टेट में सीधा निवेश कर सकते हैं। तो ये 4 मुख्य विकल्प हैं जो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि इनके जरिए कैसे आप इसमें यहाँ निवेश कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी जो आवश्यकता है वो है जानकारी की। अगर आप बिना जानकारी के निवेश करेंगे, कहीं भी करेंगे, तो जाहिर तौर पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हर एक निवेश के साथ देखिए जो जोखिम है वो जुड़ा होता है। ऐसे में जब रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, फिर चाहे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हर तरह की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने है। लेकिन अभी जो एक बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या ये अभी सही समय है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अनंता एस रघुवंशी जी हैं, अध्यक्ष और संस्थापक हैं नायडको की। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अनंता। मॉर्निंग मुकुल जी, एंड गुड मॉर्निंग टू आवर वंडरफुल दूरदर्शन ऑडियंस। जी, सबसे पहला सवाल डॉक्टर अनंता आपसे यही, रियल एस्टेट में निवेश की जब बात की जाती है, हर कोई कभी ना कभी इस बारे में ज़रूर सोचता है, फिर चाहे अपने घर की बात की जाए, फ्लैट की बात की जाए, या कमर्शियल पर्पस से हम देखें। लेकिन क्या अभी अगर हम बात करें, अभी बिल्कुल सही समय है हमें अगर निवेश करना है तो? मुकुल जी, मैं आपको और हमेशा पिछले 34 इयर्स से रियल एस्टेट में हूं, और मेरी फेवरेट एडवाइस सबको यही रहती है, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, जी। बाय रियल एस्टेट एंड वेट। और ये मेरा कहा हुआ नहीं है, हम्म। ये टी हर्ब एकर ने बोला था कई साल पहले। जी। देखिए, आपने 4 ऑप्शंस बताए। लैंड तो होता ही गोल्ड है जी। मुकुल जी, है ना। आपने खाली ये देखना होता है कि टाइटल सही हो, एक्सेसिबिलिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, और जिनसे आप खरीद रहे हैं वो सब रिलायबल हो, और आपका ट्रांजैक्शन स्मूथली चला जाए। जी। तो लैंड कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, बस खरीदा और उसके बाद भूल जाइए। आप 2 साल 5 साल होल्डिंग पावर लॉन्ग रखिए उसका, और सस्ते टाइम में खरीदिए, और ध्यान रखिए किस तरफ मूवमेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, या आजकल देखिए रिलीजियस टूरिज्म कितना बढ़ रहा है। कितनी जी। चीजें होती हैं जो एक एरिया को एक्साइटिंग बनाती हैं, और फ्यूचर ग्रोथ के भी आइडियाज होते हैं उसमें। बिल्कुल। दूसरा, आपने
रेजिडेंशियल का। जी। रेजिडेंशियल में ये है कि अगर आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, हम्म। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो दो चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एक तो ये कि ध्यान रखिएगा अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है तो उसमें आपके मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, आपके पास क्षमता होनी चाहिए, ईएमआई, मेंटेनेंस चार्जेस, सब चीज की प्रॉपर प्लानिंग के लिए, ताकि कोई सडन सरप्राइजेस ना हो जो आपके बजट को अपसेट कर सके। जी। दूसरी बात, जिस तरह से हम एफडी को देखते हैं या गोल्ड को देखते हैं या जो भी ट्रेंड एनालिसिस हम करते हैं, हम्म। एक पैटर्न पे करते हैं, तो रियल एस्टेट रेजिडेंशियल का भी आपको पैटर्न का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि जो रेंट होता है रेजिडेंशियल में वो उतना नहीं होता जो रिटेल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको रेंट मिल जाए। हम्म। ठीक है, तो जी। रिहाइश चीजें का वो आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न एज अ रेंटल मे नॉट बी सो, बट कैपिटल एप्रिसिएशन जबरदस्त हो जाता जी। है ना। आप देख रहे हैं नोएडा का कॉरिडोर बिल्कुल आग लग गई है। कभी आप हम्म। सोच सकते थे कि नोएडा में 8.5 करोड़ और 12 करोड़ के फ्लैट्स बिकेंगे? जी। नोएडा हैड द इमेज ऑफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो सब रहते थे। आज हम्म। आप देखिए, हाँ मतलब जा रहे हैं रेट्स, और प्रोफाइल आप देखिए जो मूव कर रहे हैं, जी। यंग इन्वेस्टर्स लेकिन आ डॉक्टर रहे हैं। अनंता, क्या वाकई एक होड़ जो है वो इस सेक्टर में हम देखते हैं रियल एस्टेट की? जब जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि जी एक कोई भी किसी भी एरिया की जब हम बात करते हैं, हमें लगता है कि लगातार और भी लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां पे एक होड़ सी नजर आती है। हम भी सोचने लगते हैं कि हमें भी यहाँ निवेश करना चाहिए। एक ये जो ट्रेंड जी, है, इसको आप कितना सही मानती हैं? देखिए आपको हमेशा कुछ कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप तीन सिनेरियोज देखिए। एक तो रियलिस्टिक सिनेरियो है आपका, एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है आपका, और एक थोड़ा पेसिमिस्टिक सिनेरियो का भी ध्यान रखना होता है ना। जी। कि सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव परचेज होता ही रियल एस्टेट है। इट कैन मेक अ फैमिली और इट कैन ब्रेक अ फैमिली, है ना। हम्म। बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है तीनों सिनेरियोस को जी। आपको। आप और दूसरी बात, उतनी ही चादर फैलाएं जितनी आपकी क्षमता हो। बिल्कुल। क्योंकि लोन्स और सेविंग्स और अपनी फ्यूचर जॉब की अर्निंग सब कुछ ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ही आप हम्म। ये डिसीजंस लेते हैं। जी। तो कभी कभी अच्छा रहता है कि अगर आप 500 गज का अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन आपने 350 का ही ले लिया, लेकिन टेंशन नहीं रही। जी। ट्रेड तो आप कभी भी कर सकते हैं, चीज है ना, एक आपकी बन गई तो आप कभी भी कर सकते हैं। और हम्म। ये आप सही कह रहे हैं, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। जी। एक जमाना था मुकुल जी, आपने भी देखा हमने भी देखा, अनाउंसमेंट हुआ 700 मॉल आ रहे हैं इंडिया में, ऑल जी। ओवर इंडिया। सनराइज इंडस्ट्री है, उस वक्त हम्म। मैं डीएलएफ की रिटेल लीजिंग की हेड हुआ करती थी। जी। मैं आपको बता रही हूँ, और उनमें से बने कितने, एंड में 200 के करीब बने। हम्म। 200 में से भी 100 को तो आप मॉल बुला ही नहीं सकते, मतलब शॉपिंग सेंटर भी नहीं बुला सकते आप उनको, जी। राइट। तो बिल्कुल। हमने लेकिन डॉक्टर पास। अनंता, अगर इस साल की हम बात करते हैं, पहली तिमाही की अगर बात की जाए, तो करीब 62% जो हिस्सेदारी है वो रेजिडेंशियल सेगमेंट जो है उसकी ज़्यादा हमें नज़र आती है। और पिछले जी, साल हमने देखा था इसमें थोड़ी सी कमी थी, लेकिन इस बार जो इसमें बूम नज़र आ रहा है, क्या माना जाए? क्या जो निवेशक हैं वो महज निवेश के लिए इस तरफ आ रहे हैं, या एक जो अपना सपना होता है अपने घर का, उसकी भी लगातार जो पूर्ति है वो हो रही है? हाँ आपने बहुत सही प्रश्न पूछा मुकुल जी। देखिए, एक तो चल रहा है ट्रेंड अपग्रेड करने का, है ना, क्योंकि घर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हम लोगों की जिंदगी का, पैंडेमिक के बाद खास तौर पे। तो एक तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए और अपग्रेडेशन बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा, एक और ट्रेंड जो धीरे धीरे वापस आ रहा है, हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई थी, सिंगल इनकम, नो किड्स, ये अलग अलग टाइप के हमारे फॉर्मेट्स हो गए थे। दोबारा से एक प्लानिंग चल रही है सबकी कि अगर परिवार को एक साथ रहना हो जी। तो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो। तीसरा, एक सस्टेनेबिलिटी और एक नेचर से कनेक्शन होना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में भी बहुत अहमियत रखने लग गए हैं। तो हम्म। अगर आपके जहां आप फिलहाल रह रहे हैं वहां कुछ चीजें मिसिंग हो, चाहे वो योगा हो गया, स्विमिंग हो गया, टेनिस हो गया, क्या हो गया, जॉगिंग ट्रैक हो गया, बच्चों की सेफ्टी हो गया, क्रैश का सिस्टम हो गया, जो भी है क्लब फैसिलिटी, अगर कुछ मिसिंग है तो एक उसकी वजह से भी अपग्रेडेशन चल रहा है। जी। और ये सब चीजें एक जो एक लग्जरी एंजॉय करने का, प्लस आप देखिए जहां मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, जहां हम्म। वो होगी, वो सब चीजों की वजह से भी एक बहुत मूवमेंट। ये पर डॉक्टर एक अनंता, और ये जो कारक हैं तमाम, जब कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, अगर हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो निवेश की अब योजना बना रहे हैं, तो बतौर निवेशक
अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना कोई चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हमारे आसपास की जो अगर बात की जाए जिसमें कनेक्टिविटी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आप जब रेजिडेंशियल खरीद रहे हैं तो आप अपनी किसी जरूरत के लिए ही खरीद रहे हैं। एक एक आपने देखा है, वेयर हाउसिंग का ट्रेंड आ गया, डेटा सेंटर्स का ट्रेंड आ गया, तो लोग ग्रेविटेट जहां जॉब है, हम्म। उस जॉब जहां मिल रहे हैं, पहली बात तो उसके आसपास हो आप। दूसरी बात, स्कूल्स के आसपास हो, क्योंकि बच्चे आपके जाएंगे। जी। स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल फैसिलिटीज आपकी प्रॉपर हो। सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, स्पेशली विमेन सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप हमारी विमेन भी हर चीज में कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे एजुकेशन हो, हर चीज जी। में साथ हैं। एक वो बहुत जरूरी हो जाता है। हम्म। और सबसे बड़ी बात, रिलायबल बिल्डर, रेरा रजिस्ट्रेशन, अब रेरा हो गया है, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, जी। जीएसटी हो गया है, जो कंप्लायंट रेप्यूटेशन देख के हम्म। बिल्डर की ही आप अपना 1 रुपया भी डालें, नहीं तो चांस मत लें। मतलब जी। व्हेन इन डाउट, बेटर नॉट टू टेक अ रिस्क एंड हम्म। गेट स्टक, रादर देन कि आप कहीं फंस जाए, है ना। बिल्कुल। तो अब आप पूरा टाइटल सर्च कराइए। थोड़ा जी। सा इन्वेस्टमेंट लगता है एक सीए को या एक लॉयर को बोलने के लिए, हम्म। लेकिन पूरी वेरिफिकेशंस करा के ही आप आगे जाए। जी। और थोड़ा बहुत लोन लेना भी अच्छा रहता है, क्योंकि बैंक्स का वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ऑथेंटिक होता है। तो बिल्कुल। अगर आपको उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन मिल रहा है, जी। मतलब कि ज्यादातर 80-90% वो ठीक ही है प्रॉपर्टी। लेकिन डॉक्टर अनंता, अगर देखा जाए, क्योंकि अब तो काफ़ी सुधार जो है वो हमें नज़र आता है, क्योंकि पूरी तरीके से जो गाइडलाइन है वो अब हमारे सामने है। हम अगर किसी को शिकायत भी करनी है वो अब हमारे पास है। सरकार की जो नीतियां हैं वो काफ़ी प्रभावी रही हैं, अगर पिछले कुछ सालों की अगर हम जी। बात करते हैं। क्योंकि पहले तो हम देखते थे काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं डिले होते थे, जो निवेशक हैं उनको परेशान होना पड़ता था, बिल्डर पर लगातार देरी के इस तरह की जो शिकायतें थी वो जी। आती थी। लेकिन आपको वाकई लगता है कि अब इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, और उसी वजह से एक निवेशकों का जो भरोसा है वो उसी वजह से बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल मुकुल जी, आप देखिए, आप देख रहे हैं मेरी खुद की जो जर्नी है। जी। मेरे 30-32 साल में, मतलब मैं डीएलएफ की ईडी थी, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव थी ईमार एमजीएफ जी। की, जी। डमैक में, और एक्सपीरियंस मेरा खुद कॉर्पोरेट साइड में मैं रही हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एज द चेयरपर्सन एंड फाउंडर फॉर नरेडको जी। माही। नरेडको एक एसोसिएशन है 15,000 बिल्डर्स का। हम्म। तो ये एसोसिएशन, देखिए, ये मिनिस्ट्री की ही पुश है कि उन्होंने एक विमेन्स विंग स्टार्ट की, जी। स्किलिंग पे फोकस कर रहे हैं, ये प्रॉप टेक इंक्यूबेटर पे फोकस कर रहे हैं, वाटर हम्म। सेविंग पे फोकस कर रहे हैं, कितनी चीजें हो रही हैं। और महिलाओं के इंटीग्रेशन में तो देखिए आप ये जी। कर रहे हैं। तो इतने रिफॉर्म्स हुए हैं। प्लस ये एसोसिएशंस का क्या फायदा रहता है कि कोई पॉलिसी इंटरवेंशन करना हो, कोई सजेशन देना हो कहीं जी। पे, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ना रियल एस्टेट, तो बिल्कुल। एक इंडिया को एकजुट करना है ना। हम्म। जिसे हम कहते हैं हमारी मदर इंडिया, तो मदर इंडिया तो हमारी लैंड ही तो है, रियल जी। एस्टेट ही तो है हमारी मदर इंडिया, है बिल्कुल, ना। और उसी के लिहाज से हम देखते हैं लगातार जो नीतियां हैं हाँ, वो बनाई गई, और उनका बहुत जो बढ़िया। असर है वो भी हमें जी। इस सेक्टर में नजर आता है। और यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से हमने देखा था रियल एस्टेट रेटिंग फर्म वेस्टिन की अगर बात की जाए, उसने ये बताया कि लगातार निवेशकों का जो भरोसा है वो अब रियल एस्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और उसी वजह से मुनाफे का मजबूत आधार जो है नजर आती है। हमने बात की अभी रेजिडेंशियल की। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की भी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर मनी मंत्रा, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे रियल एस्टेट जो है वो मुनाफे का एक मजबूत आधार बन रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की रेजिडेंशियल सेगमेंट को लेकर, किस तरीके से इसमें लगातार निवेशकों का जो भरोसा है वो बढ़ता नजर आता है। हमारे साथ डॉक्टर अनंता लगातार जुड़ी हुई हैं, और खासतौर से डॉक्टर अनंता, आप ये तो हमने बात कर रहे थे रेजिडेंशियल को लेकर, लेकिन जब कमर्शियल की बात की जाती है, इंडस्ट्रियल की बात की जाती है, तो इन दिनों हमने देखा कि किस तरीके से एक अलग हब के रूप में जो भारत है उभरता नजर आया। और उसी वजह से क्या जो हमारा कमर्शियल सेगमेंट है इसमें भी अब लोग सोचते हैं कि यहाँ भी हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं?
जी बिल्कुल। देखिए मुकुल जी, कमर्शियल में रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं जी। कंपेयर टू रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल से 3-4 गुना आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। हम्म। लेकिन कमर्शियल में खाली एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे नहीं चढ़ी हुई है तो जी। कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग रखना होता है। हम्म। जिस टाइम पे अगर सपोजिंग कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपकी किराए पे नहीं चढ़ी हुई है, तो वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टेनेंट की, वो ऑटोमेटिकली लैंडलॉर्ड के सिर पे आ जाती हैं। चाहे आपके वो मेंटेनेंस चार्जेस हो या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, एक रेकरिंग एक्सपेंस ज्यादा होता है, तो जी। देयर इज हाई रिस्क हाई हम्म। रिटर्न। लेकिन अगर आपका रिलायबल बिल्डर हो, रिलायबल टेनेंट हो, जी। तो डेफिनेटली आपके पास, अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने इतना एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जी। उसमें से कुछ रेजिडेंशियल में डालिए, कुछ लैंड में डालिए, कुछ कमर्शियल में डालिए, हम्म। ताकि कहीं से आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलता रहे, जी। और कहीं कहीं पे आपको स्टेबल कैपिटल एप्रिसिएशन होता रहे। जी। और थोड़ा सा ये, आप इस सेगमेंट को छोड़ नहीं सकते, जी। क्योंकि अब हाइब्रिड मॉडल खत्म हो गया है, वो कोविड वाली बात खत्म हो गई है। हम्म। तो और दूसरी बात आपने देखी होगी, ये जो को शेयरिंग वाली जो स्पेसेस शुरू हुई हैं, जी। ये एक अच्छा एरिया है इन्वेस्ट करने का। हम्म। चाहे आप एंजल इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करें, या फिर आप खुद ही उस बिजनेस में जाएं, आप जब वो भी जा सकते हैं। आपके पास अगर कमर्शियल स्पेस है, जी। तो एक वो भी आपके पास रहता है ऑप्शन। बिल्कुल डॉक्टर अनिता, और खासतौर से कमर्शियल स्पेस में हम ये देखते हैं कि शायद अगर देखा जाए तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी मिलता है, क्योंकि जी अगर जो रेजिडेंशियल में हम देखते हैं कि फ्लैट्स हैं या फिर हम विला की खासतौर से बात कर लेते हैं, लेकिन कमर्शियल में ना सिर्फ शॉप से लेके शोरूम तक की बात की जाए, या और जो खासतौर से इंडस्ट्रियल हब के रूप में जब हम देखते हैं वेयर हाउस की बात की जाए, तो यहाँ जो बतौर निवेशक अगर देखा जाए तो हमारा क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपनी टारगेट देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए, कमर्शियल में तो टारगेट से और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही रिटर्न मिल जाता है आपको। जी। और रिटेल में अगर आप देखें, तो कई कॉन्ट्रैक्ट मुकुल जी इस तरह से भी होते हैं, जहां पे आप एक्स अमाउंट तो आपको फिक्स्ड रेंट मिल रहा है हर हम्म। महीने, और एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग या परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग भी हो जाता है। जी। एक ये भी ऑप्शन रह जाता है। जैसे अगर मैं लैंडलॉर्ड हूं और आप किसी चीज की ब्रांड चला रहे हैं कोई, तो आप और हम डिसाइड कर ले कि हाँ जी, इतना रेंट तो हम आपको हर महीने देते रहेंगे जी। फिक्स्ड में, और अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करता है, तो एक स्टेप वाइज मैनर में हम आपके साथ भी वो शेयर करेंगे जी। प्रॉस्पेरिटी। तो एक वो भी बहुत फ्लेक्सिबल बिल्कुल। ऑप्शन रह लेकिन जाता है डॉक्टर आपको। अनिता, आपका तो अनुभव लगभग 3 दशकों से ज़्यादा का हो चुका है इस सेक्टर में। जब हम देखते हैं, क्योंकि कमर्शियल में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद हर किसी निवेशक को होती है, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि कई ऐसे मॉल्स हैं जो कि पूरी तरीके से डेवलप हो नहीं पाते, और वहाँ पे जो निवेशकों का पैसा है वो फंसा रह जाता है। ऐसी स्थिति जी में जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या और इंतज़ार करें, या उस प्रोजेक्ट से निकलना जो है उनके लिए ठीक रहेगा? देखिए, कई बार निकलना भी सही रहता है। आप कभी भी कमर्शियल से अगर निकलेंगे, जितना आपने पे किया है उस उतना तो मिल ही जाएगा। तो जी। इसीलिए मैं वो कैपिटल प्रोटेक्शन की बात कर रही थी। तो जितना आपने डाला है हम्म। उतना तो मिल ही जाएगा, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। जी। ऐसी बात नहीं है कमर्शियल में, क्योंकि देखिए रोज इन कॉस्ट बढ़ रहा है ना, लेबर, सीमेंट, आपके स्टील, हर जी। चीज का इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इनपुट कॉस्ट के बेसिस पे ही आपको अपना रिकवरी तो हो जाएगा आपका जी। कंफर्टेबली, आप लॉस नहीं रहेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने जो सपना देखा था कि इतना कुछ इससे हो जाएगा, वो शायद 19-20 हो सकता है। उसमें थोड़ी वो सी कमी रिस्क हो सकती है रहती है यानी। कमर्शियल में। हाँ जी। जी, लेकिन क्योंकि कई, जी हाँ डॉक्टर जी, अनिता, इसी कमी को पूरा करने के लिए जो आजकल हम देखते हैं रिट्स की अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि यहाँ एक शायद विकल्प हमारे पास है कि अगर आप, हमारे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट जो है वो हम रियल एस्टेट में कर सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया चीज है ये मुकुल जी, एकदम ट्रांसफॉर्म करके रख देगी रियल एस्टेट सेक्टर को। जी। फ्रैक्शनल ओनरशिप जो होती है, अब आप देखिए ना, शेयर्स मार्केट में यही तो हो रहा है। जी। फर्क क्या है ना, आप वहां कंपनी का, आपके पास एक्स पार्ट ऑफ शेयर हो जाता है, आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, वो इजीली आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से रियल एस्टेट को भी आप देख रहे हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप अगर हो जाती है, जी। तो आपका वेरी लो रिस्क एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट पे भी आप
अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मुकुल जी, एंड्रू कार्नेगी जी ने बोला था, और मैं रिपीट कर रही हूँ हमारी ऑडियंस के लिए, 90% ऑफ ऑल मिलियनेयर्स बिकम सो थ्रू ओनिंग रियल एस्टेट, है ना। एक प्रॉस्पेरिटी सक्सेस का मार्ग तो रियल एस्टेट ही है। आप भी अगर मुड़ के देखें, कितनी ही हाई सैलरी पे हो हम लोग, आप 1 करोड़ कमाइए, आप 5 करोड़ कमाइए, वो इजी कम इजी गो होता है। उसी एक दरवाजे से आता है दूसरे, क्योंकि आपका स्टेटस, आपके रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो ठहराव, जो चीज आपके पास सॉलिड बनी रहती है, वो चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हम लोग हैं, जब हम मुड़ के देखेंगे तो हमारे पास सॉलिड ठोस जो एसेट है वो रियल एस्टेट ही है। बिल्कुल अनिता जी, लेकिन क्या रियल एस्टेट को हम पूरी तरीके से सुरक्षित और लाभकारी मान सकते हैं? क्योंकि हालांकि कोविड के टाइम पे हमने देखा था किस तरह की से एक डाउनफॉल जो है ज़रूर इस सेक्टर ने देखा। हालांकि उसके बाद से लगातार हम देख पा रहे हैं कैसे लगातार ये आगे बढ़ रहा है, इसमें उछाल नज़र आ रहा है। क्या पूरी तरीके से एक सुरक्षित निवेश जो है वो माना जा सकता है? बिल्कुल मुकुल जी, आप पहले 2 एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम देखिए। जो लग्जरी रियल एस्टेट है वो तो नॉर्मली इम्यून ही रहती है फ्लक्चुएशंस की, है ना। नहीं तो 100 करोड़ के अपार्टमेंट तो नहीं गुड़गांव में बिक रहे होते अगर ऐसा नहीं होता। तो लग्जरी इज इम्यून, क्योंकि बहुत कम स्टॉक आता है और फटाफट चला जाता है मार्केट में। आप लटियंस दिल्ली में भी देखिए, लाइन लगी हुई है लोगों की, तो खरीदना चाहते हैं ना, 500 करोड़ 1000 करोड़ वाले वो भी है। तो लग्जरी को हटा दें, आ जाते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में। अफोर्डेबल सेगमेंट में भी हमेशा आप डिमांड एंड सप्लाई का देखिए कैसा रहता है रेशियो, तो ये भी हमारा सेफ हो गया। मेन हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बोलिए, मिडिल क्लास बोलिए, अपर मिडिल क्लास बोलिए, ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है, ये हमारा मोस्ट एम्बिशियस, मोस्ट डायनेमिक एंड बास्केट्स हर एक चेंज करता जा रहा है। सब इसी जर्नी पे है ना जी। हर इंसान चाह रहा है कि हमारा जो भी है बेटर हो, आज से हम कल बेटर हो, हमसे बेटर हमारे बच्चे हो, हमारे ग्रैंड बच्चे हो। तो जब ये माइंडसेट है पूरे हिंदुस्तान का, इस वक्त इतना चार्ज्ड अप एनर्जी है कि वी हैव टू बी बेटर देन व्हाट वी आर टुडे जी। तो उस माइंडसेट के साथ तो कहीं कोई रिस्क हो ही नहीं सकता, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल रिटेल, ये तो माइक्रो मार्केट्स है ना। अगर रेजिडेंशियल चल पड़ा है तो इन सब चीजों की तो जरूरत होगी ही जी। आप भी सोच सकते थे, आप देखिए ग्रेटर नोएडा, सोना तक, कहां मॉल है, झज्जर तक आपको कहीं जमीन नहीं दिखती है जी। बिल्कुल, और यहाँ पे खास तौर से डॉक्टर अनिता, शुरुआत हमने जो एम्प्टी लैंड है उससे की थी। क्या वो भी एक शुरुआत के तौर पर जो निवेशक हैं वो भी विकल्प रख सकते हैं? 100%। मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं 3-4 दिन पहले, 7 तारीख 8 तारीख, अभी मैं गई थी लुधियाना। नोएडा से लुधियाना के रास्ते मुझे कहीं जमीन नहीं दिखी। मतलब आप सोचिए, इट इज नॉट अवेलेबल। मतलब आप लेना भी चाहे तो इट इज नॉट अवेलेबल। आप सोचिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के दूर दराज हमारे जो गांव है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, आप देखिए वो सब जगह, जो इटावा, यहाँ पे आप सोचिए लाखों में एकड़ जा रहे हैं जी। और ऐसे में क्या डॉक्टर नंदा, जो रियल एस्टेट है वो एक, अगर हम देश की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे आपने कहा कि अब किधर भी आप नजर डाल लीजिए आपको एम्प्टी लैंड शायद नजर नहीं आएगा। देखिए ना, जॉब जनरेशन सारा रियल एस्टेट से हो रहा है। आप देखिए, आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आप बात करें, चाहे आप सोलर पावर जनरेट करने की बात करें, चाहे आप पीवी स्टेशंस की बात करें, आप, हमारा देश तरक्की ही रियल एस्टेट से कर सकता है। तभी तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बुलाया जाता है, इसीलिए तो डेवलपमेंट सेक्टर बुलाया जाता है। सारे जॉब्स यहां से आ रहे हैं जी। तो ये तो आप देखिए, एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट, ये दो हमारे जो है, जो हमें सशक्त करते हैं, है ना। इनके साथ ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ना है और इनको हमें बहुत फोकस देना है, बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। बिल्कुल डॉक्टर अनिता, और सवाल जो हमने शुरुआत में यहाँ पर उठाया था, क्या अभी जो समय है वो सही है, एक बार फिर मैं उसको यहाँ लाना चाहूँगा। क्योंकि एक जो निवेशक है वो बहुत डरता है, क्योंकि सारी उनके जीवन की जो जमा पूंजी होती है, जो मेहनत की कमाई होती है, वो उन्हें इन्वेस्ट करनी होती है। फिर चाहे अपने घर का सपना उन्हें पूरा करना हो या बिजनेस के लिहाज से वो इस बात में आगे बढ़ रहे हो। ऐसे में और कोई खास ऐसा मंत्र जो आप देना चाहें? देखिए, मैं समराइज करती हूँ एक तरह से। सबसे पहली चीज है टाइटल क्लियर हो जमीन का। सबसे बड़ी रिस्क तो वो है आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप
जमीन क्या और प्रॉपर्टी क्या खरीद रहे हैं आप, वो पेपर खरीद रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, टाइटल क्लियर हो। जी दूसरा, बिल्डर की रेपुटेशन बिल्कुल ए कैटेगरी हो। जी वहां पे भी गलती कर जाते हैं लोग कि नहीं साथ में आधे रेट पे मिल रही है ले लेते हैं, तो फिर आप फंस जाते हैं कई बार, क्योंकि वो फिर लटक ही गया, आपका अटक ही गया पैसा। तो बिल्डर की रेपुटेशन हो। जी तीसरी बात, आप जितना आप में सामर्थ्य है उस हिसाब से आप करिए। चौथा, ये मान के चलिए कि आप सारे बुलिश डिसीजन हम तब लेते हैं जब हम बिल्कुल टॉप पे होते हैं, जी लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं। हम्म हर समय हमारा एक सा नहीं रहता है, जॉब मार्केट एक सी नहीं रहती है, कई डिसरप्टर्स आगे हम देखेंगे, कई टाइप के जॉब्स एकदम गायब हो जाएंगे जी क्योंकि वो स्किल इररेलेवेंट हो जाती हैं। तो आपने रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 6 महीने साल भर आपकी नहीं इनकम आ रही है जितनी आप सोच के चले, जी भी आप मैनेज कर सके और डिस्प्यूट में ना जाए आपकी प्रॉपर्टी, ये जी चीजें सोचनी बहुत जरूरी है। चलिए और बिल्कुल, ये कुछ खास बातें हैं जिनका ख्याल जो निवेशक हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको रखना होगा। और आज आपने इस कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमें उम्मीद है कि दर्शकों के जो डाउट्स थे वो ज़रूर क्लियर होंगे और इन तमाम बातों का वो ख्याल रखेंगे। फिलहाल डॉक्टर अनंता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट तो विशेस टू दूरदर्शन एंड द जी ऑडियंस। शुक्रिया। तो जाना आपने कैसे रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो मुनाफा भी दे रहा है, मजबूत भी है। अगर ज़रूरत है तो आपको जागरूक होने की पूरी जानकारी आप रखिए, उसके बाद ही इस सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, अगर किसी और विषय पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है moneymantra@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।